नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। साथ ही इन्वेस्टिंग माइंड की तरफ से भी आप सभी का स्वागत। और ये कार्यक्रम खास तौर से आपके लिए क्लोजिंग बेल्स विद यूवी, जिसमें हम दिन भर का शेयर बाजार का घटनाक्रम और बड़ी खबरों से आपको अवगत करवाते हैं। और आज हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी विशेष तौर पर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल जी नमस्कार। नमस्कार। उत्पल सर, दर्शकों के लिए आज शेयर बाजार से क्या बड़ी खबर लेकर आए हैं? देखिए, आज दो बड़ी खबर है। एक शेयर बाजार जो ऊपर चढ़ रहा है और एक गोल्ड और सिल्वर का बाजार जो नीचे जा रहा है। तो दोनों तो को इन डिटेल दोनों में बात समझा दीजिए सर। हाँ। जी। तो पहले तो अब इसमें बात करेंगे, फिर गोल्ड वाले दूसरे सेक्शन पे बात करेंगे। जी। क्योंकि गोल्ड में जो है एक चिंता की लकीर दिखने लगी है वहां पे, और यहाँ पे एक खुशी की लकीर दिख रही है। जो हम्म। निफ्टी को अगर हम देखें तो बहुत जबरदस्त भागा, 276 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो गई। और सेंसेक्स को देखिए, मतलब 1000 पॉइंट्स के आसपास, 964 पॉइंट के आसपास बढ़ा है। जो हम्म। है सब कुछ बढ़ा है। तो जो है इसमें जो मेन वजह जो रह गया, तीन चार हो गया। एक तो कि जो आईटी इंडेक्स जो पीछे जा रहा था, आईटी वाले जो गिर रहे थे, उसने बड़ी तेज उछाल लगाया है आज। 1.75% का महिंद्रा टेक का बहुत शानदार रिजल्ट आया था। 28% के आसपास उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। टीसीएस में भी अच्छा उछाल देखा गया, इंफोसिस में भी देखा गया, तमाम चीजों पे। यहां हम दर्शकों को एक कहना चाहेंगे कि जब अभी आईटी इंडेक्स जब गिर रहा था, बहुत तेज गिर रहा था, हम्म। तो कोई लिवाल नहीं था। हाँ। लोग कह रहे थे कि टीसीएस का जमाना खत्म हो गया जी, बेकार हो गया जी, मतलब कोई भी हाँ। शेयर्स के बारे में, हाँ। कि ये जो है हम नाम नहीं कहना चाहते। तो वो उसमें से कि इसका जमाना खत्म हो गया, या जो भी आईटी शेयर्स के हैं, कि एआई है नहीं हमारे पास, तमाम चीज। उसमें एक बात उभर कर सामने आई थी मॉर्गन की तरफ से, कि खत्म नहीं होगा, आज से 2-3 महीने पहले, कि इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि हाउस कीपिंग के लिए हमें आदमी चाहिए, जरूरत पड़ेगी। एआई तो बना लेगा अमेरिका, उसका मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? हम्म। वहां के आदमी तो करेंगे नहीं, वो इंडिया वाला करेगा जो अभी भी कर रहा है। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगा। साथ में इन लोगों ने भी जो अपने पैसे वैसे लगाए थे, ये बार बार कह भी रहा था कि हम एआई पे इतना खर्च कर रहे हैं, इतना है। लेकिन लोग उस समय डर गए, डर हम्म। कर बेच बाच कर सब खत्म कर दिया। अब वहां से उसने उछाल लेना शुरू किया। तो यही चीज जो होता है, ये सबक होता है लोगों के लिए, कि जब नफरत होता है तब, अब इस समय कोई एंट्री करेगा, कोई आएगा, तो इसने तो अपनी अपना चाल चल लिया है। अब यहाँ तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा कुछ समय में। तो इसलिए लोगों का जो रवैया होता है, अब जैसे गोल्ड सिल्वर का ही ले लें, गोल्ड सिल्वर जब उछल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि जब ऊपर भागता है तो लोग क्यों ये सोचने लगते हैं कि ये और ऊपर जाएगा, और जब नीचे गिरता है तो क्यों ये डर जाते हैं कि ये बिकवाली हो जाएगा। क्योंकि उल्टा अगर सोचेंगे तो फायदा होगा। वो बात थी, एक आईटी का हो गया। दूसरा, जियो फाइनेंशियल का बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। हाँ। रिलायंस के शेयर्स में भी बड़ी जबरदस्त तेजी देखी गई है। बाकी आप हम देखिए कि क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आ रहा है। हम्म। आपसे भी बातचीत होती थी, हम एक आध 2 महीने से ही पहले बोल रहे थे जी। कि हमारा क्वार्टर बढ़िया करेगा, क्वार्टर बढ़िया करेगा। और यही क्वार्टर नहीं, अगला जो 2-3 क्वार्टर है वो भी अच्छा करेगा। सिर्फ एक कंसर्न है मॉनसून वाला, जिस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। उसको अगर वो निपट गया तो फिर बहुत ही शानदार रहेगा बाजार। जैसा कि जो कहा जा रहा था 1 साल के अंदर कि यहाँ से 10 से 12% भाग सकता है, तो वो चीज यहाँ पे दिख रहा है इस वक्त। और सर, सोने चांदी का जो आप बात बता रहे थे वो भी बता दें तो फिर आगे बात करते हैं। देखिए, सोना चांदी पे जो है ना, एक क्या हो गया कि बड़ी उसमें डेथ क्रॉस तो बन गया। डेथ हम्म। क्रॉस के बाद जो है ना, बॉटम के आसपास पे चला गया। तो वहां से लेकिन अभी दोनों में कमजोरी देखी जाने लगी है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। अब क्या होगा कि जो भी आएगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत उछाल लिया जाएगा लोगों को ये करने के लिए, फिर उसमें से नीचे जो है एक बड़ा, मतलब एक खतरे की घंटी वहां देखी जा रही है। अब एक ऐसा है कि गोल्ड में एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, अभी हम्म। बना नहीं है। अगर वो बन जाएगा तो वहां से रिवर्सल किया जा सकता है, रिवर्सल की कहानी है। लेकिन सिल्वर को अगर आप देखें तो सिल्वर में कई सारे पैरामीटर हैं। एक तो जो हो गया कि तीन जो है उसमें पैटर्न बने, जनवरी से लेकर, फिर अभी 1 महीना पहले से लेकर, फिर 15 दिन पहले से लेकर एक ट्रायंगल पैटर्न बना गया। डेथ क्रॉस हो गया। और भी चीजें जैसे 2008 में और 2011 में और 1980 में जो हाई बनाया था, उस लाइन को अगर जोड़ने के बाद जो है वो वहां पे देखा जा रहा है। लेकिन स्पॉट प्राइस पे एक जो है बिकवाली देखी जा रही थी। तो कुल मिलाकर, और इस समय क्या हो गया कि जब सिल्वर का रेट मान लीजिए कि अभी 57 के आसपास था शायद, तो हम्म। उससे अगर 55 के आसपास था, तो इससे जैसा भी नीचे जाता है 53 को अगर तोड़ता है ना, तो उसमें एक तेज बिकवाली आएगी। तो क्या होता है कि लोग जो है
वो डर से बेचने लगेंगे, हम्म। बहुत तेज डर फैल जाएगा। तो डर के बाजार से इसको नीचे फ्लैश करके जाया जा सकता है। लेकिन अभी इसमें यह है कि कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट दिख नहीं रहा है इस समय। जो भी आएगा, मान लीजिए कि कभी $200 उछल गया गोल्ड, जो है 10 15 12 डॉलर उछल गया सिल्वर, लेकिन फिर बिकवाली उसमें देखी जाएगी। तो ये कंसोलिडेशन का जो फेज है, ये अभी 6 महीने तक चलना चाहिए। और सब कुछ डिपेंड करता है फेड पे। जुलाई में जैसा कि कहा गया है कि कोई रेट रेट एज इट इज रखा जाएगा, वो एक कंसर्न है। दूसरा, तेल वाला जो एक इस समय जो उभरता हुआ दिख रहा है, वो किस तरीके से रहता है। हालांकि अब उसमें वो पैमाना नहीं रहा जो पिछले बार था। अगर सिल्वर तेल जो है 90 के आसपास भी रह जाएगा तो वो सस्टेन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी कहानी ये है कि गोल्ड सिल्वर के लिए कंसोलिडेशन का फेज जो है वो अभी 5 से 6 महीने का है। और अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है इसी रेट के आसपास, मान लीजिए कि 3800 से लेकर 4100 4200 के बीच में, 400 के रेंज पे गोल्ड कट जाता है, और सिल्वर जो है 53 से लेकर 61 या 63 तक के रेंज पे अगर कंसोलिडेट कर जाता है, तो फिर वो अगला 2027 जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये उम्मीद है। और अगर कंसोलिडेशन नहीं करता है फिर इसमें आता है, तो फिर वो कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। बिल्कुल आपने सही बात की, और कुछ इसी तरीके के संकेत बैंक ऑफ अमेरिका ने भी दिए हैं, जिसका कहना है कि इस साल के जो ये 5-6 महीने हैं, इसमें थोड़ा सोना भागने की ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगला साल 2027 जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। जो है एक्चुअली हो ये गया है कि सोना पे ना, जो जब देखिए लड़ाई का सिचुएशन होता है, तमाम चीज होता है, वो स्मार्ट मनी पहले ही खरीदारी कर लेता है। हम्म। जैसे पहले, अब जैसे मैं बताना नहीं चाहता था, जैसे मैंने गोल्ड खरीदा था। तो हाँ। मैंने गोल्ड खरीदा था जून 2022 में। तो उसमें क्या था कि वो यूक्रेन लड़ाई हुई। तो पहले तो लड़ाई में लगा कि 1 महीने के बाद निकल जाता है, 2 महीने के बाद निकल जाता है। लेकिन जब तीसरा महीना लड़ाई हो गया, तो पुतिन को जिस तरीके से समझते हैं, पुतिन को जो जैसा जानते हैं, तो लगा कि पुतिन लंबा खींचेगा। हम्म। पुतिन लंबा खींचेगा तो गोल्ड भागेगा, क्योंकि उसके पैसे को फ्रीज कर दिया गया था। तो उसमें वहां से फिर गोल्ड उछाल लिया। तो ये जो चीजें होती हैं, आपको उस समय ऑब्जर्व करना पड़ता है, जब डर रहता है, जो भय रहता है, नफरत रहता है। मैं ये अपना एग्जांपल इसलिए दिया हाँ। जनता को कि नफरत के समय, नफरत जब रहता है, डर रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, 10% गिरता है। मान हम्म। के चलिएगा, गोल्ड मान लीजिए कि इस समय नफरत पे हम कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हाँ। अभी बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो क्या गिरेगा? हम्म। ज्यादा से 4,000 से ज्यादा गिरेगा तो 10% गिर जाएगा, 15% गिर जाएगा, 20% गिर जाएगा। ठीक। हाँ। भागेगा। हम्म। भागेगा तो फिर तो कहानी सुनाया जाता है। आज जो 2022 में, जैसे मान लीजिए कि तभी 55 का था रेट वहां पे, तो आज आज की डेट में देखिए वो तमाम गिरने के बावजूद भी तिगुना है उससे। हम्म। तो इसको आप उस तरीके से समझना पड़ता है। तो इसलिए आपको जीवन में वो मौका बहुत कम मिलता है, हम्म। जो है कभी कभी मौका मिलता है। या शेयर बाजार में भी, जैसे मान लीजिए जो मार्च में जब था पूरी लड़ाई के पीक में, बमबार्डिंग के पीक में, जो मैंने खरीदा 19.6 के पीई पे हाँ। जाकर खरीदा, तो 2230 300 पे, 331 पे खरीदा। वहां भी रिस्क था। तो रिस्क पे ये लगा कि बमबार्डिंग हो रही थी, बमबार्डिंग के बीच बाजार गिरा था, तो कितना गिर जाएगा। तो ये चीज होता है। या हाँ। कोविड काल का भी एग्जांपल मैंने पहले दिया था। मुझे हाँ। लगा कि दुनिया जब खत्म ही हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तब क्या हाँ। रहना है। तो चलो, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। और लोभ जो है, अब बेचने का क्या है, पैसे की जरूरत है तब बेचो, नहीं जरूरत है तो पड़े रहने दो। बिल्कुल वो, सही। या फिर अगर आपको शिफ्ट करना है एक दूसरे पे, हाँ हॉकी स्टिक दिखे तो निकल जाओ। हाँ। हॉकी स्टिक जहां दिख जाए, हाँ। चाहे वो गोल्ड में दिखे, सिल्वर में दिखे, शेयर बाजार में दिखे, कहीं भी दिखे, किसी शेयर में, कलम की तरफ, तो समझिए कि यहाँ तेज बिकवाली आएगी। और फिर उस पिक को, उस हम्म। ऑल टाइम हाई को, ये ट्रेंड है कि ऑल टाइम हाई को तोड़ने में सालों लग जाता है। तो हाँ। गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई है, भले जितने भी, मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब बाकी लोग जो है जेफरीज और मॉर्गन सब जो दे रहे थे 6,000 और तमाम चीज, जब 5600 से तोड़ कर निकला था, तो ये हाँ। था कि भाई ये लोग दे रहे थे 5,950 हाँ। के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल ये सब लग लोग रहा था थे। कि इसको वापस पाने में ये साल भर से कम नहीं लगेगा। हाँ। साल भर, क्योंकि वो आपको पैसा वहां आपको टपका के गया है वो। हाँ। जो स्मार्ट मनी आपको टपका के गया है, तो वो जब तक आप एफडी के रेट से पीछे नहीं चले जाओगे, तब तक उसको फायदा क्या होगा। इकोनॉमी का चाल तो यही है ना। तो हाँ। इसलिए, और जो सिल्वर में जो बात है, वो 121, वो मुझे नहीं लगता कि 2 साल के पहले वो आ पाएगा। दो हम्म। साल लग जाएंगे उसको।
हम्म। 1 साल तो 7 महीने तो बीत गए। हाँ। अभी जो है और भी हो सकता है कि यहाँ से भी 1 डेढ़ साल के आसपास लग जाए। तो इसलिए कभी आदमी को पीक पे नहीं खरीदना चाहिए, नंबर एक। और घबरा जब डर हो तो आपको खरीदना चाहिए बिल्कुल। सेबी और रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर। बिल्कुल हमेशा सेबी पूछताछ करना रजिस्टर्ड। चाहिए। हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य केवल आपको खबरें बताना, तकनीकी चीजें समझाना, केवल इतना भर है, लेकिन निवेश की कोई सलाह नहीं है। निवेश हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके कीजिए। उत्पल जी, रूरल इकोनॉमी जो आपने बात की बरसात को लेकर, वो एक चिंता की बात अब दिखाई दे रही है कि अगर मानसून कमजोर रहा तो इस वाले क्वार्टर में क्या होगा और किस तरीके के नतीजे हो सकते हैं, ये एक बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। हाँ, इसमें एक रिसर्च सामने आया है, फाइनेंशियल वालों ने किया है, कि एल निनो ईयर्स के तौर पे देखा जा रहा है। बारिश तो हो नहीं रहा है ठीक से, ढंग हम्म। से, जैसे हम गोवा में भी देख रहे हैं। तो अभी 10 दिनों के बाद जो है आज यहाँ बारिश पड़ी है। तो हम्म। अब बारिश बड़ा यह है, अब जब गोवा में बारिश नहीं पड़ रही है तो बाकी जगह क्या पड़ेगा बारिश। तो आप उसको ये देख लीजिए कि जो ट्रैक्टर का जो बिक्री है वो कम हो जाता है हम्म। जैसे ही ये आएगा। दूसरी बात की फूड का प्राइस ऊपर भाग जाता है, तो फूड इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा। हम्म। दूसरा, जो बाइक का जो बाजार होता है, बाइक जो है मेनली गांव से खरीदे जाते हैं, उस पर असर पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर फूड इन्फ्लेशन भी करा जाएगा और एफएमसीजी पे भी खरीदारी होती है तो एफएमसीजी पे भी दबाव देखा जाएगा। तो हाँ। ये सब 3 4 सेक्टर पे दबाव आ जाएगा। और खासकर जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन हमारा भाग जाएगा, तो हाँ। इन्फ्लेशन भागेगा तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो एक चिंता की बात है, क्योंकि इधर कॉर्पोरेट का रिजल्ट और तमाम चीज फेवरेबल है। हम्म। अगर मान लीजिए कि ये अगर मानसून अगर ठीक हो जाता तो जो टारगेट जो आदमी जून के लिए जो दे रहा था टारगेट, जहां पहुंच सकता है निफ्टी, वो 2 3 महीने पहले पहुंच जाता हम्म। मेरे ख्याल से। तो वो एक मेजर कंसर्न है। हालांकि आजकल खेती वेती में भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अब तो सिंचाई की व्यवस्था है तमाम है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। महंगा हो जाता है पानी पटाना जो है, आपको पंपिंग सेट से या मोटर से, वो महंगा सौदा पड़ता है। बारिश से तो फिर चीजें आ जाती है। प्लस अगर रोपाई उपाई का भी काम होता है तो उसमें भी हो जाता है। धान वान का इसमें आपको बहुत पानी लग जाते हैं, ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं। हम्म। वो एक एक इम्पैक्ट डालेगा वो, कुल मिलाकर। हम्म। बिल्कुल, ये बड़ा। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे जी उत्पल कि जी। गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर हाँ, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, जो है उसमें क्या सोच है गवर्नमेंट का। देखिए उत्पल जी, उस समय खबर ये आई थी कि जुलाई के अंत से यानी अगस्त से या फिर अगस्त से गोल्ड मोनेटाइजेशन का नया स्वरूप सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है कि सरकार कब से लेकर आ रही है। लेकिन ज्वेलर्स की उसमें भूमिका होगी, ये बताया गया था सूत्रों के जरिए। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अब जुलाई के आखिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जुलाई का मिड पार कर चुके हैं। अगस्त के महीने में कहा जा रहा है कि ये स्कीम आ सकती है। और इस समय जिस तरह से गोल्ड के रेट बड़े स्थिर टाइप बने हुए हैं और उसमें कुछ कुछ गिरावट भी देखी जा रही है, तो सरकार के लिए थोड़ा मुफीद समय भी होगा कि सरकार को ये लगता है कि लोगों को ये लगेगा कि उनका घर पर बैठा हुआ सोना, जिसके दाम अभी बाजार में बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे और अगले कुछ महीने ऐसा होता हुआ दिख भी नहीं रहा, तो कम से कम वो सोना उन्हें कुछ कमा के देगा। उस पर जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए कुछ कमाई उनकी हो सकेगी। तो सरकार के लिए समय तो मुफीद है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी नहीं जानकारी दी गई है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में इसके बारे में कोई जानकारियां सामने आए। लेकिन सरकार के विभाग का, मंत्रालयों का ये कहना है, कि मंत्रालय सूत्रों का, कि इस पर तेजी से काम तो चल रहा है और कि उसको निटी ग्रिटी तय की जा रही है और जल्द ही वो सामने आ सकती है। अच्छा, इसमें मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन तो ये लोग अगस्त सितंबर में लाने वाले थे, जो बात थी कि फेस्टिवल से जी। पहले ले आएंगे। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि एथेनॉल पे जितनी गालियां पड़ रही है सरकार हाँ। को, G20 पे, तो सरकार जो है दूसरा दूसरा जो है प्लेटफॉर्म नहीं खोलना चाहती है, क्योंकि जो है E20 पे भर भर के गाली मिल रहा है। हाँ। और ऐसे में गोल्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो डबल डोज हो जाएगा, हाँ। जो है ना, मतलब लेकिन डबल उसमें इंजन की पर ये सरकार नहीं सरकार की होकर दलील डबल। ये है उस पर सरकार की दलील ये है कि वो तो मैंडेटरी तो है नहीं, वो तो आपसे स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा हो तो कीजिए। लेकिन ये है कि एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले फेलियर हो चुकी है स्कीम और उसके बाद दोबारा से सरकार वही गलती करे। तो आपकी बात सही है उस लिहाज से। तो देखिए, स्वैच्छिक है लेकिन एक मुद्दा तो मिल जाता है ना कि यार आपके सोना लेकिन पे नजर। एथनॉल ने तो हम लोगों को कोई मौका ही नहीं दिया ना, हमारी मर्जी चलने ही नहीं दी। एथनॉल के मामले में सरकार ने हम लोगों को कोई मौका ही नहीं दिया। वो तो हम लोगों को पेट्रोल, ऐसा तो है नहीं कि हम चाहें तो E10 पेट्रोल मिले हमें। लेकिन इसमें कम से कम हमारे पास ये वो रहेगी कि हम अपना सोना जमा कराएं या ना जमा कराएं।
अच्छा, ये जो है ना, मैं भी जैसे तेल के लिए जो मैं, जी। मेरे पास चूंकि मैं डोनापोला में रहता हूँ, और हाँ डोनापोला सोच लीजिए कि दिल्ली का जो है बसंत विहार है, वो हाँ इतना मतलब पॉश इलाका है। हाँ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैं गया तो मेरे को XP95 मिला। हाँ पहला XP जो 100 होता है उसमें इथेनॉल फ्री होता है, वो हाँ। शायद जो है, और वो दूर मिलता है यहाँ अच्छा। से, हाँ। जो है थोड़ा दूरी पे पंजिम में मिलता है, लेकिन थोड़ी दूरी पे। अब उसको तेल भरवाने के लिए जाए, क्योंकि वो हमारे वाले मोहल्ले में फेरारी गाड़ियां सब बहुत हैं लोगों के हाँ पास, काफी मतलब सारे इंडस्ट्रिस्ट यही रहते हैं। तो अब वो लोग फेरारी में भरवाने के लिए जाते होंगे XP, मतलब सोचिए कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, पाँच स्पेस छः भी चाहिए। किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाकर आप तेल भरवाने के लिए जाएंगे। तो हाँ। ऑप्शन देखो, जैसे कि ब्राजील में हुआ कि लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आप जो है E20 बढ़ाइए, E27 बढ़ाइए, E30 बढ़ाइए, या पूरा ये बढ़ाइए, पैसा आपको देना पड़ेगा, हम्म। स्वाभाविक सी बात है। तो वो ऑप्शन देना चाहिए था। तो हाँ। ये हुआ क्या, तो इसमें हुआ कि गवर्नमेंट ने लागू किया, ठीक है, अच्छी बात है कि तेल का हमारा खर्च कम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म। लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर तैयारी होता है, एक तो जो मोटर गाड़ियों को ट्यूनिंग करा देना हाँ ताकि आपके इसमें दिक्कत ना हो, नंबर एक। दूसरी बात की पेट्रोल पंप में पूरी तैयारी कर देना कि आपको, आपके पास ऑप्शन खुला रहे हाँ। उसमें। फिर उसमें तब वो अगर लागू किया जाता तो वो सुचारू रहता। लेकिन थोड़ा सा लागू, चीजें अच्छी हैं लेकिन लागू करने में गड़बड़ कर दिया गया है। अच्छा, एक खबर कोई जो है भास्कर की में एक खबर छपी थी एथेनॉल चावल घोटाला को लेकर, वो उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या बिल्कुल आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का जो एथनॉल चावल घोटाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग चावल घोटाला है, और हमारे दर्शकों को भी ये जानना चाहिए उत्पल जी। अभी ये हाल ही में सामने आया, और इसमें भाई लोगों ने क्या किया कि जो मुख्य रूप से जो सरकारी रियायती चावल होता है जिसको ईंधन बनाने के लिए प्रयोग किया जाना था, उसको निजी मिलों को बेच दिया ऊंचे मुनाफे पर। यानी सरकार से कम दाम पर लिया और ऊंचे दामों पर प्राइवेट मिलों को बेच दिया, और उन मिलों ने वो चावल को पैक करके ठीक करके उसे बाजार में बेच दिया। तो ये कोई जो मीडिया रिपोर्ट्स है मध्य प्रदेश की, उनका ये कहना है कि इस घोटाले में करीब करीब 1100 से लेकर के 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। और इसमें भारतीय हालांकि जो एफसीआई है वो कह रहा है कि इतना बड़ा घोटाला नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो वहां से छपी है मध्य प्रदेश से, उनमें तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 1100 से लेकर 1200 करीब का ये करोड़ का घोटाला है। बेसिकली ईंधन नीति के तहत सरकार ने जो एथनॉल कंपनियां थी उनको बढ़ावा देने के लिए एफसीआई के गोदामों से करीब 2320 प्रति क्विंटल की सब्सिडी दर से चावल ये उपलब्ध करवाती है। और सरकार को इसके भंडारण वगैरह में करीब करीब खर्च आता है 4000 रुपए प्रति क्विंटल। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां से खरीदा, और उसके बाद इसको फोर्टिफाइड चावल को जो प्राइवेट मिल थी उनको 2600 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बेच दिया। तो उसमें मुनाफा कमाया गया, और बिना कोई उत्पादन, यानी उन्होंने न चावल उगाया, ना चावल में कोई खेती की, ना कहीं से खरीदा, जो सरकारी चावल था उसको थोड़ा रेट बढ़ा करके वहां पर बेच दिया। और उसके बाद इस मामले की जो शुरुआत हुई थी वो मध्य प्रदेश के बालाघाट के नवे गांव के एफसीआई गोदाम से हुआ था। ये छिंदवाड़ा के इलाके में है, और वहां पर एक जो एथनॉल प्लांट से ट्रक निकलने की बजाय ट्रक निकला था, वहां से निकलने के बाद वो वहां पहुंचने के बजाय एक प्राइवेट राइस मिल में पहुंच गया था, जो शायद उसका नाम संचेती राइस मिल है। तब इसके बाद खुलासा हुआ, और उसके बाद अभी तक कहा जा रहा है कि इसमें 4-5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जांच की जा रही है। हालांकि ये तो यहाँ से मामला सामने आ गया उत्पल जी, लेकिन जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है उससे लग रहा है कि ये बाकी जगह भी इस तरीके का खेल हो रहा होगा। अच्छा, जनता को समझाने के लिए हम बता दें कि चावल जैसे सरकारी गोदाम में था, हाँ 4000 रुपया क्विंटल का चावल था। हाँ उस चावल में था कि चावल जो रद्दी चावल हो जाएगा, हाँ। उससे एथेनॉल उससे बनाया जाएगा, एथेनॉल गन्ने बनाया के जाए। साथ साथ उससे भी। तो वो 2300 रुपये में कंपनी को बेच दिया जाएगा। हाँ वो चावल 2300 रुपये में कंपनी को बेच दिया गया, और कंपनी से फिर वही चावल 4000 रुपये में खरीद लिया गया, हाँ और नई बोरी में डालकर फिर उसको मार्केट में भेज दिया गया। हाँ तो वही चावल जो है उसने बेचा रद्दी चावल, और हाँ उसी चावल को अच्छा चावल समझकर खरीद के ये गड़बड़ घोटाला किया। हाँ। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि ऐसे कल्पित लोगों को जो है बड़ी जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। तो क्या होगा कि जो एक स्कीम, एक जो सोच है उसमें उसको डिरेल कर देगा ये। हाँ और इसी तरीके से होता है कि करप्शन जो है
वो तमाम चीजों को डिटेल कर देता है। अब इस खबर पे मैं आगे आपको जो है हाँ जी बोलिए, पूछिए सर। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये अंजाम दिया गया है, इसकी मैंने दो तीन अखबारों में जो इसकी जानकारी निकाली, तो ये लग रहा है कि ये तो इतने इतने आसान तरीके से इसे अंजाम दिया गया कि कई और जगह भी अब सरकारों को, राज्य सरकारों को, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए कि कहीं उनके यहाँ भी इस तरीके से चावल को, रद्दी चावल को दोबारा से नई पैकिंग करके बाजारों में ना उतारा जा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल जो है। अच्छा, एक चीज से हम समापन करना चाहेंगे कि जी। वॉरेन बफे साहब का एक बयान आया है इस समय, जी। कि मार्केट में जो हाल चल रहा है, क्या हो गया कि अमेरिका के बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उससे हाँ। भारतीय बाजार के निवेशक भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में मार्केट भागे जा रहा है। हम्म। जो सब लोग चिल्ला रहे हैं बबल है बबल है बबल है, वॉरेन बफे साहब जो हैं 2 साल से कैश पे बैठे हुए हैं। हाँ। वॉरेन बफे साहब का एक थर्मामीटर बनाए थे जो टूट गया है पूरी तरीके से, हाँ। कि 150 140% से ऊपर हाँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी का 140% के आसपास अगर हो जाए तो हाँ। वो मार्केट खतरनाक हो गया है। वो 250% हो गया है वो। हाँ। तो अब तो थर्मामीटर टूट टाट के बराबर हो गया है। वॉरेन बफे साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब मार्केट टूटेगा। हाँ। लेकिन क्या हो गया कि जो मनी सप्लाई आ गया है, मनी सप्लाई बहुत जबरदस्त आया है कोविड काल के बाद से, हाँ। वो पैसे पंप होने लगे हैं। अब बाजार फूलते फूलते बहुत बड़ा फूल गया है। हाँ। अब फूलने में क्या होता है कि आम निवेशक फिर लोभ से घुस जाता है, तो हाँ। फूल कर फिर उससे से निकल कर वो भाग जाएंगे। तो उनमें वॉरेन बफे साहब का कहना है कि ये कैसीनो बन गया है। हम्म। उन्होंने एक बड़ा शानदार शब्द दिया कि कैसीनो अटैच टू ए चर्च। हाँ। एक मतलब उसने चर्च बताया हाँ। शेयर मार्केट को कि पवित्र जगह है, और वहां पे कैसीनो अटैच हो गया है, और ये बवल फट कर रहेगा। तो हाँ। इसलिए जब हाई वैल्यूएशन पे जब चीजें चली जाती हैं, हाँ। तो हमें चुपचाप बैठ जाइए। जब वॉरेन बफे साहब कैश पे रह सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करके रख सकते हैं, तो हाँ। आम जनता को उस चीज का पीछा नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफे साहब भी पीछा कर सकते थे, उनसे ज्यादा हाँ। जीनियस कौन आदमी है। हाँ, तो बिल्कुल। वो ये चीज बताया जाता है कि सबसे बड़ा मार्केट का रूल होता है कि प्रॉफिट से ज्यादा रिस्क को आपको मैनेज करना, कि हाँ। रिस्क को मैनेज कीजिए। अब यहाँ जो बबल उसका जब फटेगा एफ एआई का अमेरिका में, तो आप समझ रहे हैं कि वो पैसा फिर कभी नहीं आएगा। हाँ। जापान का जब फटा तो 23-33 साल लग गए उस बाजार को वापस आने में। चाइना का जो बबल फटा था 2008 में, वो अभी तक नहीं आया। ये तो संयोग की बात है कि हम लोग जो है हाँ। बहुत ही लो वैल्यूएशन पे हैं, हम लोग सही हैं। लेकिन इससे शिक्षा ये मिलती है कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा भाग जाए तो हाँ। उससे रुक जाइए। आज हम देख रहे थे, मेंबर्स ड्राइव के लिए हम वीडियो बना रहे थे इंट्रिंसिक वैल्यू पे, देख रहे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से जो है 10-10 20-20 गुना कोई कोई शेयर्स है, और लोग उसको पागलों की तरह खरीदे जा रहे हैं। तो हाँ। ये सब जो है लोगों के बीच में, लोगों को अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। आपका पैसा आपका है, आप ही प्रोटेक्ट कर सकेंगे। बाकी यूट्यूबर और तमाम लोग न्यूज आके बोलते रहेंगे, तो उसके आधार पर नहीं करके आप हाँ। अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से संपर्क करने के बाद ही उसे कीजिएगा। चलिए, उत्पल जी, निश्चित तौर पर आपने बढ़िया सलाह दर्शकों को दी है, और निश्चित तौर पर आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान सिर्फ आपका होगा। तो बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिए, और वैसे भी बहुत वोलेटाइल समय चल रहा है। बिना अपने एनालिस्ट से बात किए, अपने सलाहकार से बात किए पैसा इन्वेस्ट करना या कहीं पर फंसाना या लालच में फंसना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से मुलाकात होगी सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, और तभी हम लोग आएंगे दोबारा से खबरें लेकर। तब तक के लिए आपको भी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।